नमस्कार दोस्तों, आज हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास निर्मला का 6वां भाग सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं निर्मला उपन्यास का 6वां भाग। निर्मला ने कहा, आज इतनी देर कहाँ लगाई? दिन भर राह देखते देखते आंखें फूट जाती हैं। तोताराम ने खिड़की की ओर ताकते हुए जवाब दिया, मुकदमे के मारे दम मारने की छुट्टी नहीं मिलती। अभी एक मुकदमा और था, लेकिन मैं सिर दर्द का बहाना बना के भाग खड़ा हुआ। निर्मला बोली, तो क्यों इतने मुकदमे लेते हो? काम उतना ही करना चाहिए जितना आराम से हो सके। प्राण देकर थोड़े ही काम किया जाता है, मत लिया करो मुकदमे। मुझे रुपयों की लालच नहीं, तुम आराम से रहोगे तो रुपए बहुत मिलेंगे। तोताराम बोले, भाई आती लक्ष्मी को ठुकराई तो नहीं जा सकती। निर्मला बोली, लक्ष्मी अगर रक्त और मांस की भेंट लेकर आती है तो उसका न आना ही अच्छा है। मैं धन की भूखी नहीं हूँ। इसी वक्त मनसाराम भी स्कूल से लौटा। धूप में चलने के कारण मुख पर पसीने की बूंदें आई हुई थी। गोरे मुखड़े पर खून की लाली दौड़ रही थी। आंखों से ज्योति सी निकलती मालूम होती थी। द्वार पर खड़ा होकर बोला, अम्मा जी लाइए, कुछ खाने को निकालिए, जरा खेलने जाना है। निर्मला जाकर गिलास में पानी लाई और एक तस्तरी में कुछ मेवे रखकर मनसाराम को दिए। मनसाराम जब खाकर चलने लगा तो निर्मला ने पूछा, कब तक आओगे? मनसाराम बोला, कह नहीं सकता, गोरों के साथ हॉकी का मैच है, पार्क यहाँ से बहुत दूर है। निर्मला बोली, भाई जल्दी आना, खाना ठंडा हो जाएगा तो कहोगे मुझे भूखी नहीं है। मनसाराम ने निर्मला की ओर सरल स्नेह भाव से देखकर कहा, मुझे देर हो जाए तो समझ लीजिएगा वही खा रहा हूँ, मेरे लिए बैठने की ज़रूरत नहीं है। वह चला गया तो निर्मला बोली, पहले तो घर में आते ही न थे, मुझसे बोलते शर्माते थे। किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो बाहर से ही मंगवा भेजते। जब से मैंने बुलाकर कहा तब से आने लगे। तोताराम ने कुछ चिढ़कर कहा, यह तुम्हारे पास खाने पीने की चीज़ें क्यों मांगने आता है? दीदी से क्यों नहीं कहता? निर्मला ने यह बात प्रशंसा पाने के लोभ से कही थी। वह यह दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे लड़कों को कितना चाहती हूँ। यह कोई बनावट प्रेम न था, उसे लड़कों से सचमुच स्नेह था। उसके चरित्र में अभी तक बाल भाव ही प्रधान था और बालकों के साथ उसकी ये बाल वृत्तियाँ प्रस्फुटित होती थी। पत्नी सुलभ ईर्ष्या अभी तक उसके मन में उदय नहीं हुई थी, लेकिन पति के प्रसन्न होने के बदले नाक भौं सिकोड़ने का आशय न समझकर बोली, मैं क्या जानूं, उनसे क्यों नहीं मांगते? मेरे पास आते हैं तो क्या दुत्कार दूं? अगर ऐसा करूं तो यही होगा कि यह लड़कों को देखकर जलती है। मुंशी जी ने इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन आज उन्होंने मुवक्किलों से बातें नहीं की। मनसाराम के पास गए और उसका इम्तहान लेने लगे। यह जीवन में पहला ही अवसर था जबकि उन्होंने मनसाराम या किसी लड़के से शिक्षोन्नति के विषय में इतनी दिलचस्पी दिखलाई हो। उन्हें अपने काम से सिर उठाने की फुर्सत ही न मिलती थी। उन्हें उन विषयों को पढ़े हुए 40 वर्ष के लगभग हो गए थे। तब से उनकी ओर आंख तक न उठाई थी। वह कानूनी पुस्तक और पत्रों के सिवा और कुछ पढ़ते ही न थे। इसका समय ही न मिलता, पर आज उन्हीं विषयों में वह मनसाराम की परीक्षा लेने लगे। मनसाराम जहीन था और इसके साथ मेहनती था। खेल में भी टीम का कैप्टन होने पर भी वह क्लास में प्रथम रहता था। जिस पाठ को एक बार देख लेता पत्थर की लकीर हो जाती थी। मुंशी जी को उतावली में ऐसे मार्मिक प्रश्न तो सूझे नहीं जिनके उत्तर देने में चतुर लड़के को भी कुछ सोचना पड़ता, और ऊपरी प्रश्नों को मनसाराम ने चुटकियों में उड़ा दिया। कोई सिपाही अपने शत्रु पर वार खाली जाते देख जैसे झल्ला झल्ला कर और भी तेज से वार करता है, उसी भांति मनसाराम के जवाबों को सुन सुनकर वकील साहब भी झल्लाते थे। वह कोई ऐसा प्रश्न करना चाहते थे जिसका जवाब मनसाराम से न बन पड़े। देखना चाहते थे कि इसका कमज़ोर पहलू कहीं है। यह देख अब उन्हें संतोष न हो सकता था कि वह क्या करता है। वह यह देखना चाहते थे कि वह क्या नहीं कर सकता। कोई अभ्यस्त परीक्षक मनसाराम की कमजोरी को आसानी से दिखा देता, पर वकील साहब अपनी आधी शताब्दी की भूली हुई शिक्षा के आधार पर उतने सफल कैसे होते? अंत में उन्हें जब गुस्सा उतारने के लिए कोई बहाना न मिला तो बोले, मैं देखता हूँ तुम सारे दिन मटर गश्ती करते हो। मैं तुम्हारे चरित्र को तुम्हारी बुद्धि से पढ़कर समझ सकता हूँ
और तुम्हारा यूँ आवारा घूमना मुझे गवारा नहीं हो सकता। मनसाराम ने निर्भीकता से कहा, मैं शाम को 1 घंटा खेलने के लिए जाने के सिवा दिन भर कहीं नहीं जाता। आप अम्मा या बुआ जी से पूछ लें, मुझे खुद इस तरह का घूमना पसंद नहीं। हाँ, खेलने के लिए हेड मास्टर साहब आग्रह करके बुलाते हैं, मजबूरन जाना पड़ता है। अगर आपको मेरा खेलने जाना पसंद नहीं तो कल से नहीं जाऊंगा। मुंशी जी ने देखा कि बातें दूसरे ही रुख पर जा रही हैं तो तीव्र स्वर से बोले, मुझे इस बात का इत्मीनान क्यों कर हो कि खेलने के सिवा कहीं घूमने नहीं जाते। मैं बराबर शिकायत सुनता हूँ। मनसाराम ने उत्तेजित होकर कहा, किन महाशय ने आपसे यह शिकायत की, जरा मैं भी सुनूं। वकील साहब बोले, कोई हो, इससे तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं झूठा आक्षेप नहीं करता। मनसाराम बोला, अगर मेरे सामने आकर कोई कह दे कि मैंने इन्हें घूमते देखा है तो मुंह न दिखाऊं। वकील साहब बोले, किसी को ऐसी क्या गरज पड़ी है कि तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी शिकायत करे और तुमसे बैर मोल ले, और तुम अपने 2-4 साथियों को लेकर उनके घर की खबरें फोड़ते फिरो। मुझसे इस किस्म की शिकायत एक आदमी ने नहीं, कई आदमियों ने की है, और कोई वजह नहीं है कि मैं अपने दोस्तों की बात का विश्वास न करूं। मैं चाहता हूं कि तुम स्कूल में ही रहा करो। मनसाराम ने मुंह गिराकर कहा, मुझे वहां रहना अच्छा नहीं लगता। ऐसा मालूम होता है मानो वहां के भय से तुम्हारी नानी मरी जा रही है। आखिर बात क्या है, वही तुम्हें क्या तकलीफ होगी। मनसाराम छात्रालय में रहने के लिए इच्छुक नहीं था, लेकिन जब मुंशी जी ने यह बात कह दी और इसका कारण पूछा तो वह अपनी झेप मिटाने के लिए प्रसन्नचित्त होकर बोला, मुंह क्यों लटकाऊं, मेरे लिए जैसे घर वैसे बोर्डिंग हाउस, तकलीफ भी कोई नहीं, और हो भी तो उसे सह सकता हूँ। मैं कल से चला जाऊँगा। हाँ, अगर जगह खाली न हुई तो मजबूरी है। तोताराम वकील थे, समझ गए कि यह लौंडा कोई बहाना ढूंढ रहा है जिससे वहाँ जाना भी न पड़े और कोई इल्ज़ाम भी सिर पर न आए। बोले, सब लड़कों के लिए जगह है, तुम्हारे लिए ही जगह न होगी। मनसाराम बोला, कितने ही लड़कों को जगह नहीं मिली और बहुत से बाहर के मकान में किराए पर पड़े हुए हैं। अभी बोर्डिंग हाउस से एक लड़के का नाम कट गया था तो 50 अर्जियां उस जगह के लिए आई थी। वकील साहब ने ज़्यादा तर्क वितर्क करना उचित न समझा। मनसाराम को कल तैयार रहने की आज्ञा देकर अपनी बग्घी तैयार कराई और सैर करने चले गए। इधर कुछ दिनों से वह शाम को प्रायः सैर करने जाया करते थे। किसी अनुभवी प्राणी ने बतलाया था कि दीर्घ जीवन के लिए इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। उनके जाने के बाद मनसाराम आकर रुक्मिणी से बोला, बुआ जी, बाबूजी ने मुझे कल से स्कूल में ही रहने को कहा है। रुक्मिणी ने विस्मित होकर पूछा, क्यों? मनसाराम बोला, मैं क्या जानूं। कहने लगे कि तुम यहाँ आवारों की तरह इधर उधर घुमा फिरा करते हो। रुक्मिणी ने कहा, तूने कहा नहीं कि मैं कहीं नहीं जाता। मनसाराम बोला, कहाँ क्यों नहीं, मगर जब वह माने तब तो। रुक्मिणी बोली, तुम्हारी नई अम्मा जी की कृपा होगी और क्या। मनसाराम बोला, नहीं बुआ जी, मुझे उन पर संदेह नहीं है। वह बेचारी तो भूल से भी कभी नहीं कहती कुछ भी। कोई चीज़ मांगने जाता हूँ तो तुरंत उठा कर देती हैं। रुक्मिणी बोली, तू यह त्रिया चरित्र क्या जाने, यह उन्हीं की लगाई हुई आग है। देख, मैं जाकर पूछती हूँ। रुक्मिणी झल्लाई हुई निर्मला के पास जा पहुँची। उसे आड़े हाथों लेने का, कांटों में घसीटने का, रुलाने का अवसर वह हाथ से जाने न देना चाहती थी। निर्मला उनका आदर करती थी, उनसे दबती थी, उनकी बातों का जवाब तक न देती थी। वह चाहती थी कि वह मुझे सिखावन की बातें कहें, जहाँ मैं भूलूं वहाँ सुधारें, वह कामों की देखरेख करती रहें, पर रुक्मिणी उससे तनी ही रहती थी। निर्मला चारपाई से उठकर बोली, आइए दीदी बैठिए। रुक्मिणी ने खड़े खड़े कहा, मैं पूछती हूँ, क्या तुम सबको घर से निकालकर अकेली ही रहना चाहती हो? निर्मला ने कातर भाव से कहा, क्या हुआ दीदी जी, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। रुक्मिणी बोली, मनसाराम को घर से निकाले देती हो तो इस पर कहती हो मैंने तो कुछ नहीं कहा, क्या तुमसे इतना भी नहीं देखा जाता? निर्मला बोली, दीदी जी, तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी आंखें फूट जाएं अगर मैंने उसके विषय में मुंह तक खोला हो। रुक्मिणी बोली, क्यों व्यर्थ कस्में खाती हो? अब तक तोताराम कभी लड़के से नहीं बोलते थे। 1 हफ्ते के लिए मनसाराम ननिहाल चला गया था तो इतना घबराए कि खुद जाकर लिवा लाए। अब उसी मनसाराम को घर से निकालकर स्कूल में रखे देते हैं। अगर लड़के का बाल भी बाका हुआ तो तुम जानोगी। वह कभी बाहर नहीं रहा,
उसे खाने की सुध न रहती है न पहनने की, जहाँ बैठा वहीं सो जाता है। कहने को तो जवान हो गया पर स्वभाव बालकों सा है। स्कूल में तो उसका मरण हो जाएगा, वहाँ किसे फिक्र है कि उसने खाया या नहीं खाया। कहीं कपड़े उतार कहीं सो रहा। जब घर में कोई पूछने वाला नहीं तो बाहर कौन पूछेगा। मैंने तुम्हें चेता दिया, आगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने। यह कहकर रुक्मिणी वहाँ से चली गई। वकील साहब सैर करके लौटे तो निर्मला ने तुरंत यह विषय छेड़ दिया। मनसाराम से वह आजकल थोड़ी देर अंग्रेजी पढ़ती थी। उसके चले जाने पर फिर उसके पढ़ने का हरज न होगा, दूसरा कौन पढ़ाएगा। वकील साहब को अब तक यह बात मालूम न थी। निर्मला ने सोचा था कि जब कुछ अभ्यास हो जाएगा तो वकील साहब को एक दिन अंग्रेजी में बातें करके चकित कर दूंगी। कुछ थोड़ा सा ज्ञान तो उसे छाती पर सांप लौट गया था। अब वह नियमित रूप से पढ़ा रहा है तुम्हें? मुझसे तुमने कभी कहा नहीं। निर्मला ने उनका यह रूप केवल एक बार देखा था, जब उन्होंने सियाराम को मारते मारते बेदम कर दिया था। वही रूप और भी विकराल बनकर आज उसे फिर दिखाई दिया। सहमति हुई, बोली, उनके पढ़ने में तो इससे कोई हरज नहीं होता। मैं उसी वक्त उनसे पढ़ती हूँ जब उन्हें फुर्सत रहती है। पूछ लेती हूँ कि तुम्हारा हरज हो तो जाओ। बहुधा जब वह खेलने जाने लगते हैं तो 10 मिनट के लिए रोक लेती हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि उनका नुकसान न हो। बात कुछ न थी, मगर वकील साहब हताश होकर चारपाई पर गिर पड़े और माथे पर हाथ रखकर चिंता में मग्न हो गए। उन्होंने जितना समझा था बात उससे कहीं अधिक बढ़ गई थी। उन्हें अपने ऊपर क्रोध आया कि मैंने पहले ही इस लौंडी को क्यों न बाहर रहने का प्रबंध कर दिया। आजकल जो यह महारानी इतनी खुश दिखाई देती हैं, इसका रहस्य अब समझ में आया। पहले कभी इतनी सजी सजाई न रहती थी, बनाव बुनाव भी न करती थी, पर अब देखता हूँ कि लेकिन प्रौढ़ बुद्धि ने समझाया कि इस अवसर पर क्रोध की जरूरत नहीं। कहीं इसने भाप लिया तो गजब ही हो जाएगा। हाँ, जरा इसके मनोभावों को टटोलना चाहिए। बोले, यह तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें 2-4 मिनट पढ़ाने से उसका कोई हरज नहीं होता, लेकिन आवारा लड़का है। अपना काम न करने का उसे एक अच्छा बहाना तो मिल जाता है। कल को अगर फेल हो गए तो यही कहेगा कि मैं तो दिन भर पढ़ाता ही रहता था। मैं तुम्हारे लिए कोई मिस नौकर रख दूंगा, कुछ ज़्यादा खर्च ना होगा। तुमने मुझसे पहले कहा ही नहीं। वह तुम्हें क्या भला पढ़ाता होगा, 2-4 शब्द बताकर भाग जाता होगा। इस तरह तुम्हें भी कुछ न आएगा। निर्मला ने तुरंत इस आक्षेप कर खंडन किया। नहीं, यह बात तो नहीं। वह मुझे दिल लगाकर पढ़ाते हैं और उनकी शैली भी ऐसी है कि पढ़ने में मन लगता है। आप एक दिन ज़रा उनका समझाना देखिए। मैं तो समझती हूँ कि मिस इतने ध्यान से न पढ़ाएंगी। मुंशी जी ने अपनी प्रश्न कुशलता पर मूँछों पर ताव देते हुए बोले, एक दिन में एक ही बार पढ़ाता है या कई बार? निर्मला अब इन प्रश्नों का आशय न समझी। बोली, पहले तो शाम को ही पढ़ा देते थे, अब कई दिनों से एक बार आकर लिखना भी देख लेते हैं। वह तो कहते हैं कि मैं अपने क्लास में सबसे अच्छा हूँ। अभी परीक्षा में इन्हीं को प्रथम स्थान मिला था। फिर आप कैसे समझते हैं कि उनका पढ़ने में जी नहीं लगता? मैं इसलिए और भी कहती हूँ कि दीदी समझेंगी इसी ने आग लगाई है। मुफ्त में मुझे यह ताने सुनने पड़ेंगे। अभी जरा ही देर हुई धमका कर गई हैं। मुंशी जी ने दिल में कहा, खूब समझता हूँ। तुम कल की छोकरी होकर मुझे चराने चली, दीदी का सहारा लेकर अपना मतलब पूरा करना चाहती है। बोले, मैं नहीं समझता। बोर्डिंग का नाम सुनकर क्यों लौंडे की नानी मरती और लड़के खुश होते हैं कि अपने दोस्तों में रहेंगे। यह उल्टे रो रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक दिल लगाकर पढ़ता था। यह उसी मेहनत का नतीजा है कि अपने क्लास में सबसे अच्छा है। लेकिन इधर कुछ दिनों से सैर सपाटे का चस्का चढ़ चला है। अगर अभी से रोकथाम न की गई तो पीछे करते धरते न बन पड़ेगा। तुम्हारे लिए मैं मिस रख दूंगा। दूसरे दिन मुंशी जी प्रातःकाल कपड़े लत्ते पहनकर बाहर निकले। दीवान खाने में कई मुवक्किल बैठे हुए थे। इनमें एक राजा साहब भी थे, जिनसे मुंशी जी को कोई 1000 सालाना मेहनताना मिलता था। मगर मुंशी जी उन्हें वहीं छोड़कर 10 मिनट में आने का वादा करके बग्घी पर बैठकर स्कूल के हेडमास्टर के यहाँ पहुँचे। हेडमास्टर साहब बड़े सज्जन पुरुष थे। वकील साहब का बहुत आदर सत्कार किया, पर उनके यहाँ एक लड़के की भी जगह खाली न थी। सभी कमरे भरे हुए थे। इंस्पेक्टर साहब की कड़ी ताकीद थी कि मुफस्सिल के लड़कों को जगह देकर तब शहर के लड़कों को लिया जाए। इसलिए कोई जगह खाली भी हुई तो भी मनसाराम को जगह न मिल सकेगी,
क्योंकि कितने ही बाहरी लड़कों के प्रार्थना पत्र रखे हुए थे। मुंशी जी वकील थे। रात दिन ऐसे प्राणियों से सभी का रहता, जो लोभवश असंभव को भी संभव, असाध्य को भी साध्य बना सकते थे। समझे शायद कुछ दे दिलाकर काम निकल जाए। दफ्तर के क्लर्क से ढंग की कुछ बातचीत करना चाहिए। पर उसने हंसकर कहा, मुंशी जी, यह कचहरी नहीं स्कूल है। हेड मास्टर साहब के कानों में इसकी भनक भी पड़ गई तो जामे से बाहर हो जाएंगे और मनसाराम को खड़े खड़े निकाल देंगे। संभव है अफसरों से शिकायत कर दें। बेचारे मुंशी जी अपना समूह लेकर रह गए। 10 बजते बजते झुंझलाते हुए घर लौटे। मनसाराम उसी वक्त घर से स्कूल जाने को निकला। मुंशी जी ने कठोर नेत्रों से उसे देखा, मानो वह उनका शत्रु हो, और घर में चले गए। एक दिन मुंशी जी बैठे भोजन कर रहे थे कि मनसाराम भी नहाकर खाने आया। मुंशी जी ने इधर उसे महीनों से नंगे बदन न देखा था। आज उस पर निगाह पड़ी तो होश उड़ गए। हड्डियों का ढांचा सामने खड़ा था। मुख पर अभी ब्रह्मचर्य का तेज था, पर देह घुलकर काटा हो गई थी। पूछा, आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है क्या? इतने दुबले क्यों हो? मनसाराम ने धोती ओढ़कर कहा, तबीयत तो बिल्कुल अच्छी है। मुंशी जी ने कहा, फिर इतने दुबले क्यों हो? मनसाराम बोला, दुबला तो नहीं हूँ, मैं इससे ज़्यादा मोटा कब था? मुंशी जी बोले, वाह, आधी देह भी नहीं रही और कहते हो मैं दुर्बल नहीं हूँ। क्यों दीदी, ऐसा ही था? रुक्मिणी आंगन में खड़ी तुलसी को जल चढ़ा रही थी। बोली, दुबला क्यों होगा, अब तो बड़ी अच्छी तरह लालन पालन हो रहा है। मैं गंवारी थी, लड़कों को खिलाना पिलाना ही नहीं जानती थी। खुमचा खिला खिला कर इनकी आदत बिगाड़ देती थी। अब तो एक पढ़ी लिखी गृहस्थी के कामों में चतुर औरत पान की तरह फेर रही है ना। दुबला हो उसका दुश्मन। मुंशी जी बोले, दीदी तुम बहुत बकवास करती हो। तुमसे किसने कहा कि लड़कों को बिगाड़ रही हो? जो काम दूसरे के लिए न हो सके वह तुम्हें खुद करना चाहिए। यह नहीं कि घर से कोई नाता न रखो। जो अभी खुद लड़की है वह दूसरों की देखभाल क्या करेगी? यह तुम्हारा काम है। रुक्मिणी बोली, जब तक अपना समझती थी करती थी, जब तुमने गैर समझ लिया तो मुझे क्या पड़ी है कि तुम्हारे गले से चिपकूं? पूछो, कै दिन से दूध नहीं पिया? जाकर कमरे में देख आओ, नाश्ते के लिए जो मिठाई भेजी गई थी वह पड़ी सड़ रही है। मालकिन समझती है मैंने तो खाने का सामान रख दिया, कोई न खाए तो क्या मैं मुंह में डाल दूं? तो भैया, इस तरह के लड़के पतले होंगे जिन्होंने कभी लाड़ प्यार का सुख नहीं देखा। तुम्हारे लड़के बराबर पान की तरफ फेरे जाते रहे हैं, अब अनाथों की तरह रहकर सुखी। पर सुनती हूँ कि लड़कों को स्कूल में रखने का प्रबंध कर रहे हो। बेचारों को घर में आने तक की मनाही है। मेरे पास आते भी डरता है, और फिर मेरे पास रखा ही क्या रहता है जो जाकर खिलाऊंगी। इतने में मनसाराम 2 फुलके खाकर उठ खड़ा हुआ। मुंशी जी ने पूछा, क्या तुम खा चुके? अभी बैठे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं हुआ, तुमने खाया क्या? 2 ही फुलके तो लिए थे। मनसाराम ने सकुचाते हुए कहा, दाल और तरकारी भी तो थी। ज़्यादा खा जाता हूँ तो गला जलने लगता है, खट्टी डकारें आने लगती हैं। मुंशी जी भोजन करके उठे तो बहुत चिंतित थे। अगर लड़का यूं ही दुबला होता गया तो उसे कोई भयंकर रोग पकड़ लेगा। उन्हें रुक्मिणी पर इस समय बहुत क्रोध आ रहा था। उन्हें यही जलन हो रही है कि मैं घर की मालकिन नहीं हूँ। यह नहीं समझती कि मुझे घर की मालकिन बनने का क्यों अधिकार है। बनी तो थी साल भर तक मालकिन, 1 पाई की भी बचत न होती थी। इस आमदनी में रुपकला 2-250 बचा लेती थी। इनके राज में वही आमदनी खर्च को भी पूरी न पड़ती थी। कोई बात नहीं, लाड़ प्यार ने इन लड़कों को चौपट कर दिया। इतने बड़े बड़े लड़कों को इसकी क्या ज़रूरत कि जब कोई खिलाए तो खाए। इन्हें तो खुद अपनी फिक्र करनी चाहिए। मुंशी जी दिन भर इसी उधेड़ बुन में पड़े रहे। 2 बार मित्रों से जिक्र भी किया। लोगों ने कहा उसके खेलकूद में बाधा न डालिए, अभी से उसे कैद भी न कीजिए। खुली हवा में चरित्र के भ्रष्ट होने की उससे कहीं कम संभावना है जितनी बंद कमरे में। कुसंगत से जरूर बचाइए, मगर यह नहीं कि उसे घर से निकलने ही न दीजिए। युवावस्था में एकांतवास चरित्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। मुंशी जी को अपनी गलती मालूम हुई। घर लौटकर मनसाराम के पास गए। वह अभी स्कूल से आया था और बिना कपड़े उतारे एक किताब सामने खोलकर सामने खिड़की की ओर ताक रहा था। उसकी दृष्टि एक भिखारिन पर लगी हुई थी जो अपने बालक को गोद में लिए भिक्षा मांग रही थी। बालक माता की गोद में बैठा हुआ ऐसा प्रसन्न था मानो वह किसी राज सिंहासन पर बैठा हो। मनसाराम उस बालक को देखकर रो पड़ा।
यह बालक क्या मुझसे अधिक सुखी नहीं है? इस अनंत विश्व में ऐसी कौन सी वस्तु की सृष्टि नहीं कर सकते ईश्वर? ऐसे बालकों को जन्म ही क्यों देते हैं जिनके भाग्य में मातृ वियोग का दुख भोगना पड़ा हो? आज मुझसा अभागा संसार में कोई है किसे मेरे खाने पीने की, मरने जीने की सुध है? अगर आज मैं मर भी जाऊं तो किसके दिल को चोट लगेगी? पिता को अब मुझे रुलाने में मज़ा आता है। वह मेरी माता, तुम्हारा लाडला बेटा आज आवारा कहा जाने लगा है। वही पिताजी जिनके हाथों में तुमने हम 3 भाइयों के हाथ पकड़ाए थे, आज मुझे आवारा और बदमाश कह रहे हैं। मैं इस योग्य भी नहीं कि इस घर में रह सकूं। यह सोचते सोचते अपार वेदना से फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय तोताराम कमरे में आकर खड़े हो गए। मनसाराम ने चटपट आंसू पोंछ डाले और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मुंशी जी ने शायद यह पहली बार उसके कमरे में कदम रखा था। मनसाराम का दिल धक धक करने लगा कि देखें आज क्या आफत आती है। मुंशी जी ने उसे रोते देखा तो एक क्षण के लिए उनका वात्सल्य घोर निद्रा से चौंक पड़ा। घबराकर बोले, क्यों रोते हो बेटा? क्या किसी ने कुछ कहा है तुमसे? मनसाराम ने बड़ी मुश्किल से उमड़ते हुए आंसुओं को रोककर कहा, जी नहीं, रोता नहीं हूँ। मुंशी जी बोले, तुम्हारी अम्मा ने तो कुछ नहीं कहा? मनसाराम बोले, जी नहीं, वह तो मुझसे बोलती ही नहीं। मुंशी जी बोले, क्या करूँ बेटा, शादी तो इसीलिए की थी कि बच्चों को माँ मिल जाएगी, लेकिन यह आशा पूरी नहीं हुई, तो क्या बिल्कुल नहीं बोलती? मनसाराम बोला, जी नहीं, इधर महीनों से तो बिल्कुल नहीं बोली। मुंशी जी बोले, विचित्र स्वभाव की औरत है, मालूम नहीं होता कि क्या चाहती है। मैं जानता कि उसका ऐसा मिजाज होगा तो कभी शादी न करता। ये रोज़ एक न एक बात लेकर उठ खड़ी होती है। उसी ने मुझसे कहा था कि यह दिन भर न जाने कहाँ गायब रहता है। मैं उसके दिल की बात क्या जानता था? समझा तुम कुसंगत में पड़कर शायद दिन भर घुमा करते हो। कौन ऐसा पिता है जिसे अपने प्यारे पुत्र को आवारा फिरते देखकर रंज न हो? इसलिए मैंने तुम्हें बोर्डिंग हाउस में रखने का निश्चय किया, बस, और कोई बात नहीं थी बेटा। मैं तुम्हारा खेलना कूदना बंद नहीं करना चाहता था। तुम्हारी माता छोड़कर चली गई तो मैं तो हूँ अभी ना। बालक का सरल निष्कपट हृदय पित्त प्रेम से पुलकित हो उठा। मालूम हुआ कि साक्षात भगवान खड़े हैं। नैराश्य और क्षोभ से विकल होकर उसने अपने पिता को निष्ठुर और न जाने क्या क्या समझ रखा था। विमाता से उसे कोई गिला न था। अब उसे ज्ञात हुआ कि मैंने अपने देवतुल्य पिता के साथ कितना अन्याय किया है। पितृभक्ति की एक तरंग से हृदय में उठी और वह पिता के चरणों पर सिर रखकर रोने लगा। मुंशी जी करुणा से विकल हो गए। जिस पुत्र को एक क्षण भर आंखों से ओझल देखकर उनका हृदय व्यग्र हो उठता था, जिसके शील, बुद्धि और चरित्र का अपने पराये सभी बखान करते थे, उसी के प्रति इतना कठोर हो गए थे वह अपने ही प्रिय को शत्रु समझने लगे, उसको निर्वासन देने को तैयार हो गए। निर्मला पुत्र और पिता के बीच दीवार बनकर खड़ी थी। निर्मला को अपनी ओर खींचने के लिए पीछे हटना पड़ता था तथा पिता और पुत्र दोनों में अंतर बढ़ता जाता था। फलतः आज यह दशा हो गई है कि अपने अभिन्न पुत्र से उन्हें इतना छल करना पड़ रहा है। आज बहुत सोचने के बाद उन्हें एक ऐसी युक्ति सूझी है जिससे आशा हो रही है कि वह निर्मला को बीच से निकालकर अपने दूसरे बाजू को अपनी दूसरी तरफ कर लेंगे। उन्होंने उस युक्ति का आरंभ कर दिया है, लेकिन इसमें अभिष्ट सिद्ध होगा या नहीं इसे कौन जानता है। जिस दिन से तोताराम ने निर्मला के बहुत मिन्नत समाजत करने पर भी मनसाराम को बोर्डिंग हाउस भेजने का निश्चय किया था, उस दिन से उसने मनसाराम से पढ़ना छोड़ दिया था। यहाँ तक कि बोली भी न थी। उसे स्वामी की अविश्वासपूर्ण तत्परता का कुछ कुछ आभास हो गया था। ओफो, इतना सक्की मिजाज! ईश्वर ही इस घर में लाज रखे। इनके मन में ऐसी ऐसी दुर्भावनाएं भरी हुई हैं, मुझे इतनी गई गुजरी समझते हैं। ये बातें सोच सोच कर कई दिनों तक रोती रही। तब उसने सोचना शुरू किया, इन्हें क्यों ऐसा संदेह हो रहा है? मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो इनकी आंखों में खटकती है? बहुत सोचने पर भी उसे अपने में कोई ऐसी बात नज़र न आई। तो क्या उसका मनसाराम से पढ़ना, उससे हंसना बोलना ही इनके संदेह का कारण है?
तो फिर मैं पढ़ना ही छोड़ दूंगी। भूल कर भी मनसाराम से बोलूँगी नहीं, उसकी सूरत भी नहीं देखूंगी। लेकिन यह समस्या उसे असाध्य जान पड़ती थी। मनसाराम से हंसने बोलने में उसकी विलासिनी कल्पना उत्तेजित भी होती थी, तृप्त भी। उससे बातें करते हुए एक अपार सुख का अनुभव होता था, जिसे वह शब्दों में प्रकट न कर सकती थी। कुवासना की छाया भी उसके मन में न थी। वह सपने में भी मनसाराम से कलुषित प्रेम करने की बात न सोच सकती थी। प्रत्येक प्राणी को अपने हमजोलियों के साथ हंसने बोलने की जो एक नैसर्गिक तृष्णा होती है, उसी वृत्ति का यह एक अज्ञात साधन था। अब वह अतृप्त तृष्णा निर्मला के हृदय में दीपक की भांति जलने लगी। रह रहकर उसका मन किसी अज्ञात वेदना से विफल हो जाता। खोई हुई सी किसी अज्ञात वस्तु की खोज में इधर उधर ढूंढती फिरती। जहाँ बैठी वहाँ बैठी ही रह जाती, किसी काम में जी न लगता। हाँ, जब मुंशी जी आते तो वह अपनी सारी तृष्णाओं को नैराश्य में डुबाकर उनसे मुस्कुराकर इधर उधर की बातें करने लगती। कल जब मुंशी जी भोजन करके कचहरी चले गए तो निर्मला ने रुक्मिणी को खूब तानों से छेदा। जानती थी कि यहाँ बच्चों का पालन पोषण करना पड़ेगा, तो क्यों घर वालों से नहीं कह दिया कि वहाँ मेरा विवाह मत करो। वहाँ जाती जहाँ पुरुष के सिवा और कोई न होता, वही यह बनाव चुनाव और छवि देखकर खुश होता, अपने भाग्य को सराहता। यहाँ बुढ़ा आदमी तुम्हारे रंग रूप हाव भाव पर क्या लट्टू होगा। इसने इन्हीं बालकों की सेवा करने के लिए तुमसे विवाह किया है, भोग विलास के लिए नहीं। वह बड़ी देर तक शव पर नमक छिड़कती रही, पर निर्मला ने चूं तक न की। वह अपनी सफाई तो पेश करना चाहती थी, पर कर न सकती थी। अगर कहे कि मैं वही कर रही हूँ जो मेरे स्वामी की इच्छा है, तो घर का भंडा फूटता है। अगर वह परिणाम हो तो वह यूँ बड़ी स्पष्टवादिनी थी। सत्य कहने में उसे संकोच का भय न होता था, लेकिन इस नाजुक मौके पर उसे चुप्पी साधनी पड़ी। इसके सिवाय दूसरा उपाय न था। वह देखती थी कि मनसाराम बहुत विरक्त और उदास रहता है। यह भी देखती थी कि वह दिन पर दिन दुर्बल होता जाता है, लेकिन उसकी वाणी और कर्म दोनों पर ही मुहर लगी हुई थी। चोर के घर चोरी हो जाने से उसकी जो दशा होती है, वही दशा इस समय निर्मला की भी हो रही थी। जब कोई बात हमारी आशा के विरुद्ध होती है, तभी दुख होता है। मनसाराम को निर्मला से कभी इस बात की आशा न थी कि वह उसकी शिकायत करेगी, इसलिए उसे घोर वेदना हो रही थी। वह क्यों मेरी शिकायत करती है, क्या चाहती है? यही कि यह मेरे पति की कमाई खाता है, इसके पढ़ने लिखने में रुपए खर्च होते हैं, कपड़े पहनता है। उनकी यही इच्छा होगी कि यह घर में न रहें। मेरे न रहने से उनके रुपए बच जाएंगे। वह मुझसे बहुत प्रसन्नचित रहती है। कभी मैंने उनके मुंह से कटु वचन नहीं सुने। क्या यह सब कौशल है? हो सकता है चिड़िया को जाल में फंसाने के पहले शिकारी दाने बिखेरता है। आह, मैं नहीं जानता था कि दाने के बीच जाल है। यह मात्र स्नेह मेरे निर्वासन की भूमिका है। अच्छा, मेरा यहाँ रहना क्यों बुरा लगता है? जो उनका पति है, क्या वह मेरा पिता नहीं है? क्या पिता पुत्र का संबंध स्त्री पुरुष के संबंध से कुछ कम घनिष्ठ है? मगर मुझे उनके संपूर्ण आधिपत्य से ईर्ष्या नहीं होती। वह जो चाहे करे, मैं मुंह नहीं खोल सकता। तो वह मुझे पितृ प्रेम से क्यों वंचित करना चाहती हैं? वह अपने साम्राज्य में क्यों मुझे वृक्ष की छाया में बैठी नहीं देख सकती? हाँ, वह समझती होंगी कि यह बड़ा होकर मेरे पति की संपत्ति का स्वामी हो जाएगा, इसलिए अभी से निकाल देना अच्छा है। उनके कैसे विश्वास दिलाऊं कि मेरी ओर से यह शंका न करें? उन्हें क्यों कर बताऊं कि मनसाराम विष खाकर प्राण दे देगा, इसके पहले कि वह उनका अहित करे। उसे चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ सहनी पड़े, वह उनके हृदय का शूल न बनेगा। यूँ तो पिताजी ने मुझे जन्म दिया है और अब भी मुझ पर उनका स्नेह कम नहीं है, लेकिन क्या मैं इतना भी नहीं जानता कि जिस दिन पिताजी ने उनसे विवाह किया, उसी दिन उन्होंने हमें अपने हृदय से बाहर निकाल दिया। अब हम अनाथों की भांति यहाँ पड़े रह सकते हैं। इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। कदाचित पूर्व संस्कारों के कारण यहाँ अन्य अनाथों से हमारी दशा कुछ अच्छी है, पर हैं अनाथ ही। हम उसी दिन अनाथ हुए जिस दिन अम्मा जी परलोक सिधारी। जो कुछ कसर रह गई थी, वह इस विवाह ने पूरी कर दी।
मैं तो खुद पहले इनसे विशेष संबंध नहीं रखना चाहता था। अगर उन्हीं दिनों पिताजी से मेरी शिकायत की होती तो शायद मुझे इतना दुख न होता। मैं तो उस आघात के लिए तैयार बैठा था। संसार में क्या मैं मजदूरी भी नहीं कर सकता? लेकिन बुरे वक्त में इन्होंने चोट की। हिंसक पशु आदमी को गाफिल पाकर ही चोट करते हैं, इसलिए मेरी इतनी आवभगत होती थी। खाने पीने के लिए उठने में जरा भी देर हो जाती तो बुलावे पर बुलावे आते थे। जलपान के लिए प्रातःकाल ताज़ा हलवा बनाया जाता था। बार बार पूछा जाता था रुपयों की ज़रूरत तो नहीं है, इसलिए 100 रुपये की घड़ी मंगवाई थी। मगर क्या इन्हें कोई दूसरी शिकायत न सूझी जो मुझे आवारा कहा? देखिए उन्होंने मेरी क्या आवारगी देखी। यह कह सकती थी कि इसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता, एक न एक चीज़ के लिए नित्य रुपए मांगता रहता है। यही एक उन्हें बात क्यों सूझी? शायद इसलिए कि यही सबसे कठोर आघात था जो वह मुझ पर नहीं कर सकती थी। पहली ही बार इन्होंने मुझ पर अग्नि बाण चला दिया। उद्देश्य यही था कि इसे दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया जाए। 2-4 महीने के बाद खर्च वर्च देना बंद कर दिया जाए, फिर चाहे मरे या जिए। अगर मैं जानता कि प्रेरणा इनकी ओर से हुई है तो कहीं जगह न रहने पर भी जगह निकाल लेता। नौकरों की कोठरियों में तो जगह मिल जाती, बरामदे में पड़े रहने के लिए बहुत जगह मिल जाती। खैर, अब मेरा घर नहीं रहा तो केवल पेट भरने के लिए पड़े रहना बेहाई है। यह अब मेरा घर नहीं। पिताजी भी मेरे लिए पिता नहीं। मैं उनका पुत्र हूँ, पर वह मेरे पिता नहीं हैं। संसार के सारे नाते स्नेह के नाते हैं। जहाँ स्नेह नहीं वहाँ कुछ नहीं। हाय अम्मा जी, तुम कहाँ हो? यह सोचकर मनसाराम रोने लगा। ज्यों ज्यों मातृ स्नेह की पूर्व स्मृतियाँ जागृत होती थीं, उसके आंसू उमड़ते लगते थे। वह कई बार अम्मा अम्मा पुकार उठा, मानो वह खड़ी सुन रही हो। मातृहीनता के दुख का आज उसे पहली बार अनुभव हुआ। वह आत्माभिमानी था, साहसी था, पर अब तक सुख की गोद में लालन पालन होने के कारण वह इस समय अपने को निराधार समझ रहा था। रात के 10 बज गए थे। मुंशी जी आज कहीं दावत खाने गए थे। 2 बार महरी मनसाराम को भोजन करने के लिए बुलाने जा चुकी थी। मनसाराम ने पिछली बार उसे झुंझला कर कह दिया था, मुझे भूख नहीं है, कुछ न खाऊंगा। बार बार आकर सिर पर सवार हो जाती है, इसलिए जब निर्मला ने उसे फिर उसी काम के लिए भेजना चाहा, वह न गई। बोली, बहू जी वह मेरे बुलाने से नहीं आएंगे। निर्मला बोली, क्यों नहीं आएंगे? जाकर कह दे खाना ठंडा हुआ जाता है, 2 ही 4 कौर खा ले। महरी बोली, मैं यह सब करके हार गई, नहीं आते। निर्मला बोली, तूने यह कहा था कि वह बैठी हुई है? महरी बोली, नहीं बहू जी, यह तो मैंने नहीं कहा, झूठ क्यों बोलूं? निर्मला बोली, अच्छा तो जाकर यही कह देना वह बैठी तुम्हारी राह देख रही है। तुम न खाओगे तो वह रसोई उठाकर सो जाएंगी। मेरी भूंगी, सुन, अब की और चली जा, न आवेंगे तो गोद में उठा लाना। भुनगी नाक भौं सिकुड़ती हुई क्षण भर में आकर बोली, अरे बहू जी, वह तो रो रहे हैं, किसी ने कुछ कहा है क्या? निर्मला इस तरह चौंक कर उठी और 2-3 पग आगे चली, मानो किसी माता ने अपने बेटे को कुएं में गिरने की खबर पा गई हो। फिर वह ठिठक गई और महरी से बोली, रो रहे हैं? तुमने पूछा नहीं कि क्यों रो रहे हैं? भुनगी बोली, नहीं बहू जी, यह तो मैंने नहीं पूछा, झूठ क्यों बोलूं? वह रो रहे हैं इस निस्तब्ध रात्रि में अकेले बैठे, वह रो रहे हैं। माता की याद आई होगी। कैसे जाके उन्हें समझाऊं? हाय कैसे समझाऊं? यहाँ तो छिकते नाक कटती है। ईश्वर तुम साक्षी हो, अगर मैंने उन्हें भूल से भी कुछ कहा हो। तो आज की ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास निर्मला का 6वां भाग आपको कैसा लगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।